शहर के एक ओर तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला। वहाँ चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठी। उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में कोई नहीं और समय 12 से ऊपर हो गया। 2 प्राणी घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती कहाँ है। असल भाव से वह तो वहाँ बैठी ही है। सोचने का है तो यही कि कोयले ना बुझ जाएं। वे जाने कब आ जाएंगे। 1 बज गया है। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वह कुछ नहीं कर रही। जब वे आएंगे तब रोटी बना देगी। वे जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं। और कब तक बैठूं? मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं। उसने झल्ला कर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी ही बना ही देगी। उसने खींचकर जोर से आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षण भर वह आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और वह फिर उसी भांति काम में लग गई। कालिंदी चरणपति आए। उनके पीछे पीछे 3 और मित्र भी आए। वे आपस में बातें करते आ रहे थे और खूब गर्म थे। कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही थी। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुंह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ मारना ही एक इलाज है। आतंक, हाँ आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं, वे बच्चे हैं। हाँ, वे हैं बच्चे और मूर्ख। उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी नहीं चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की। हमें नहीं मोह अपने बाल बच्चों का। हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आज़ाद क्यों नहीं हैं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। उससे वे डरें जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं है। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि न उसने खाना खाया है, न मित्रों को खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफ़ी मांगकर छुट्टी ली और सुनंदा की तरफ चला। सुनंदा जहाँ थी वहाँ है। वह रोटी बना चुकी है। अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिकाकर वह बैठी है। बैठी बैठी सूनी सी देख रही है। सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह के लिए वह अपरिचित है। वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, स्पृहणीय, मनोरम और हरियाली। वो भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको ना भारत माता समझ में आती है, ना स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों की इस जोरों की बातचीत का मतलब ही नहीं समझ में आता। फिर भी सच उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बात करे। उसमें बुद्धि तो ज़रा कम है, पर फिर धीरे धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी? सोचती है, कम पढ़ी हूँ,
तो इससे मेरा क्या कसूर है? अब तो पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा उसका काम तो सेवा है, बस यह मानकर उसने कुछ समझने की चाह ही छोड़ रखी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती। वह एक बात जानती है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है, घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, इनमें वे कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वह आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही। पति ने कहा भी है कि तुम मेरे साथ तो क्यों उठाती हो, पर यह सुनकर वह चुप रह गई। सोचती रह गई कि देखो कैसी बातें करते हैं। वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं वह सरकार उनके इस तरह के कामों में से बहुत नाराज़ है। सरकार सरकार है। उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है, पर यह जितने हाकिम लोग हैं वे बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंश और चपरासी और थानेदार और वायसराय, ये सब सरकार ही है। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं है, पर यह उसी लड़ने में तन मन बिसार बैठे हैं। खैर, लेकिन ये सब के सब इतने ज़ोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बहुत बुरा लगता है। सीधे साधे कपड़े में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इतने ज़ोर से क्यों बोलते हैं? बैठे बैठे वो इसी तरह की बातें सोचती रही। देखो, अब 2 बजेंगे, उन्हें न खाने की फिक्र न मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी इधर उधर डोले, पर अकेली जब होती है तब भटक भटका कर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुंचता है। तब उसे बच्चे की वही वही बातें याद आती हैं। वे बड़ी बड़ी प्यारी आँखें, छोटी छोटी उंगलियां और नन्हे नन्हे होंठ याद आते हैं। अटखेलियाँ याद आती हैं। सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है। ओह, यह मरना क्या है? इसे मरने की तरफ तो उससे देखा ही नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है, उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से क्षण भर देखती है तो भय से भर जाती है। यह उससे सहा नहीं जाता। बच्चे की याद उसे मथ देती है। तब वह विह्वल होकर आंखें पोंछती है और हठात इधर उधर की किसी काम की बात में अपने को उलझा लेना चाहती है, पर अकेले में वह कुछ करे, रह रहकर वही याद, वह मरने की बात उसके सामने हो रही है और उसका चित्त बेबस हो जाता है। वह उठी, अब उठकर बर्तनों को मांज डालेगी, चौका भी साफ करना है। ओह, खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौके में आए।